कहानी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल पहले, जब इजिप्ट के पिरामिड्स भी नहीं बने थे। उस समय कहंदक नाम का एक देश था जहाँ के लोग एक राजा के हुक्म पर चलते थे। वह लोग कहंदक देश को सदियों से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे, मगर जब अहकटन नाम का राजा गद्दी पर बैठा तो सब कुछ बदल गया। वह अपनी फौज के जरिए लोगों पर जुल्म ढाता था और उसे अपने समय के सबसे क्रूर राजा के नाम से जाना जाता था। असल में अहकटन काले जादू का ज्ञानी था और अब उसका मकसद था सब्बाक नाम का एक ताज बनाना, जिसे हासिल करने के बाद उसे कोई नहीं हरा पाएगा। मगर इस ताज को बनाने के लिए उसे एटर्नियम नाम के एक पत्थर की जरूरत थी। ये जादुई शक्तियों वाला एक अनोखा पत्थर था जो सिर्फ कहंदाक देश में पाया जाता था। अब उसने अपनी ही प्रजा के लोगों को जबरदस्ती एटर्नियम की खुदाई के काम पर लगा दिया। जब भी किसी गुलाम को पत्थर का कोई हिस्सा मिलता तो वह तुरंत दौड़कर उसे वॉचमैन के हवाले कर देता और बदले में अपना इनाम पा लेता। मगर कभी कभी रास्ते में ही बाकी गुलाम पत्थर छीनने के लिए उस गुलाम पर टूट पड़ते। अब हम हुरुत नाम के गुलाम को देखते हैं जिसका पत्थर सभी छीनने की कोशिश कर रहे थे। तभी टेट एडम नाम का लड़का उसे बचाने आया और उसे सही सलामत एक फौजी के पास लेकर गया। मगर जब हुरुत ने इसके बदले में इनाम मांगा तो अचानक उस फौजी ने हुरुत के पेट में चाकू घोंपकर उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। इतना खतरनाक मंजर देखकर टेट एडम की रूह कांप गई और उसके पिता उसे वहाँ से खींचकर दूर ले गए। टेट एडम हमेशा से अपने लोगों को इस गुलामी की जिंदगी से आजादी दिलाना चाहता था, पर उसके पिता टेट एडम की तरह बगावत करने वाले सभी लोग कब्रिस्तान में दफन पड़े थे। खैर, टेट एडम ने फिर भी पूरे देश को इकट्ठा करके क्रूर राजा को हराने का फैसला कर लिया था। अचानक उसने दौड़कर उस फौजी के हाथ से एटर्नियम पत्थर चुरा लिया और अपने हाथों से आजादी का निशान बनाकर प्रजा के दिल में आजादी की चिंगारी जला दी। राजा अहकटन यह अच्छे से जानता था कि यह छोटी सी चिंगारी जल्द ही जबरदस्त आग का रूप ले सकती है, इसलिए उसने टेट एडम को पूरी प्रजा के सामने फांसी देने का हुक्म दिया। अपने अंतिम समय में भी टेट एडम आजादी का नारा लगाता रहा, मगर जैसे ही उसका सर धड़ से अलग होने वाला था तो अचानक एक चमत्कार हुआ। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने उसे धरती पर शांति लाने के लिए चुना था, इसलिए उन्होंने टेट एडम को प्राचीन देवताओं की शक्तियाँ देकर उसे बेहद ताकतवर बना दिया। मगर तब तक अहकटन सब्बा राज बना चुका था। इधर जब टेट एडम शक्तियाँ हासिल करके अहकटन के महल में उसे ललकारने पहुंचा तो अहकटन ने अपने ताज की वैसी शक्तियों को उजागर कर दिया। इसके बाद उन दोनों में घमासान युद्ध हुआ जिसमें पूरा महल तबाह हो गया। खैर, अंत में जीत टेट एडम की हुई, लेकिन अहकटन ने सब्बा राज को छुपा दिया ताकि ये किसी इंसान के हाथ न लगे। उस दिन के बाद किसी ने टेट एडम को दोबारा नहीं देखा, मगर एक प्राचीन कथा के मुताबिक जब कहंदाक के लोग त्राही त्राही कर रहे होंगे तो वह लौटेगा और लोगों को एक बार फिर से आजादी दिलवाएगा। फिर हम आज के समय के कहंदाक देश को देखते हैं जहाँ पर इंटरगैंग नाम के विदेशी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। लोगों को शहर से निकलने के लिए भी सरहद पर तैनात गार्ड्स को अपने कागज दिखाने पड़ते थे। एक दिन एक वैन के ट्रंक की तलाशी होने वाली थी तो इसी दौरान 14 साल के लड़के अमून ने अपने स्केटबोर्ड पर चुपके से सरहद पार करने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही एक गार्ड ने उसे पकड़ लिया। गार्ड ने उसे तलाशी लेने के लिए लाइन में जाने को कहा, पर अमून ने उससे बुरा भला कह दिया। खैर, फिर उस गार्ड ने करीम नाम के आदमी को वैन लेकर निकलने को कहा। इसके बाद उसने अपनी कलाई देखी तो एड्रियाना नाम की एक भगोड़ी की तस्वीर सामने आई। तभी हम देखते हैं कि एड्रियाना इस वैन में छुपी हुई थी और अमून गाड़ी की खिड़की के साथ साथ चल रहा था। असल में अमून एड्रियाना का ही बेटा था और वह अपनी माँ के साथ सब्बाक का ताज ढूंढने के मिशन पर जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जैसे तैसे समझाकर वापस घर भेज दिया। इसके बाद वह सब नक्शे के हिसाब से एक पहाड़ तक पहुँचे। कहा जाता था कि सब्बाक का ताज वहीं छुपा हुआ है। तब एड्रियाना ने अपनी दादी का दिया एक पेंडेंट देखा जो एटर्नियम पत्थर से ही बना था। इस पर उसके साथ ही समीर ने कहा कि अगर वह इस पत्थर को चोर बाजार में बेचे तो बहुत अच्छी कीमत मिलेगी, मगर यह उनके परिवार का एक पुश्तैनी पेंडेंट था जो सदियों से उनके परिवार में था और इसीलिए एड्रियाना को इसकी काफी अहमियत थी। फिर ड्राइवर करीम जो एड्रियाना का भाई है वो कहने लगा कि इसको तो पेंडेंट दे दिया, मुझे विरासत में मिला है। पुराना कोट और गंजापन। खैर, पहाड़ पर पहुंचने के बाद तीनों ने राज की खोज शुरू कर दी और इधर करीम रखवाली के लिए गाड़ी नहीं रुक गया। जैसे ही वह सब पहाड़ में घुसे तो अचानक समीर गायब हो गया और इस्माइल उसे ढूंढने निकल पड़ा। वहीं बाहर करीम अपनी गाड़ी में बैठा गाने सुन रहा था कि अचानक उसने अपने सामने समीर को पहाड़ से नीचे गिरते देखा। करीम तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, मगर अचानक कई इंटरगैंग के फौजियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वहीं पहाड़ के अंदर इस्माइल अचानक एड्रियाना के सामने आ गया तो वह काफी डर गई। एड्रियाना ने उससे पूछा कि समीर कहाँ है, तो इस्माइल ने जवाब दिया कि समीर तो थोड़ी ठंडी हवा खाने गया। खैर, जल्द ही वो दोनों टेट एडम की मजार तक पहुंचे। उससे थोड़ी ही दूर सब्बाक ताज मौजूद था और एड्रियाना ने दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच कूदकर उस ताज को हासिल कर लिया। लेकिन उसी समय करीम को पकड़ने वाले इंटरगैंग के फौजी अंदर आ गए और उन्होंने इस्माइल को गिरफ्तार कर लिया। तब इस्माइल ने चिल्लाकर एड्रियाना को भाग जाने को कहा, पर फौजियों के लीडर ने करीम के सर पर बंदूक तान दी। अब अपने भाई की जान बचाने के लिए एड्रियाना ने खुद को उनके हवाले करने का फैसला किया। उसने टेट एडम की मजार पर सर झुकाकर एक खास मंत्र बोला, जिसके बाद अचानक वहाँ तेज रोशनी का उजाला हुआ और एक रहस्यमयी योद्धा उनके सामने प्रकट हुआ। उसने एक फौजी को उठाकर उसे अपनी शक्ति से बिजली के झटके देकर मार डाला। उसी समय बाकी फौजियों ने उस पर गोलियों से हमला कर दिया और एड्रियाना इसी मौके का फायदा उठाकर करीम के साथ भाग निकली। उधर इंटरगैंग के फौजी अपनी बंदूकों से उस रहस्यमयी योद्धा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। फिर इस योद्धा ने अपनी हाइपर स्पीड शक्ति से इन फौजियों को छुड़ा दिया। इसी दौरान एड्रियाना ताज लेकर जा रही थी तो उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर गिरने वाला था कि ठीक वक्त पर इस योद्धा ने उसकी जान बचा ली। इस योद्धा का नाम था ब्लैक एडम, जो हजारों साल से इस पहाड़ में कैद था। अब इतने अरसे के बाद
जब इस पहाड़ से वह बाहर निकला तो नए दुश्मनों से उसका सामना हुआ। वो हेलीकॉप्टर से उस पर हमला करने आए, मगर ब्लैक एडम ने कभी सोचा भी नहीं था कि इंसान तरक्की करके इतने आगे पहुंच जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एड्रियाना और करीम वापस वैन में पहुंचे और फटाफट वहां से निकल पड़े। एड्रियाना ने उसे बताया कि उसने ताज हासिल करके अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब उनसे कुछ ही दूर भयंकर युद्ध शुरू हो चुका था। अब ब्लैक एडम ने 2 हेलीकॉप्टर्स को आपस में टकराकर भीषण आग लगा दी थी। कुछ ही पलों में फौजियों से भरी सैकड़ों गाड़ियां वहां आ पहुंची तो ब्लैक एडम ने एक ही जगह पर खड़े होकर अपनी शक्तियों से उनका खात्मा कर दिया। आखिरकार अपने आसपास सब कुछ तबाह करने के बाद ब्लैक एडम एड्रियाना की वैन के सामने पहुंचा, पर तभी एक आखिरी इंटरगैंग का फौजी ने उस पर बम फेंक दिया, मगर इतना जबरदस्त बम धमाका भी ब्लैक एडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आखिरकार ब्लैक एडम ने उस आखिरी फौजी को भी मार गिराया और थोड़ी जख्मी हालत में वहां से चला गया। तब करीम ने चैन की सांस ली क्योंकि उसे लगा कि चलो गया पहलवान, मगर उसी पल अचानक ब्लैक एडम अपने जख्मों के कारण वापस धरती पर गिर गया। उधर इस्माइल अब भी पहाड़ में ही था और तब उसे अपने आतंकवादी ग्रुप के मेंबर का फोन आया। असल में इस्माइल इंटरगैंग का लीडर था और अंडरकवर बनकर एड्रियाना के जरिए सब्बाक का ताज हासिल करने आया था, मगर इस बार उसका मिशन नाकामयाब रहा। अब उसे एड्रियाना का पीछा करके उससे वह राज छीनना होगा। वहीं दूसरी ओर जब हॉकमैन नाम के आदमी को ब्लैक एडम के फिर से जिंदा होने की खबर मिली तो उसने अपनी सुपर हीरोज की टीम को तुरंत काम पर लगने का हुक्म दिया। इस टीम में साइक्लोन नाम की लड़की थी जिसके पास हवा को काबू करने की ताकत थी। दूसरा था एटम स्मैशर नाम का लड़का जिसके पास अपने शरीर का आकार बढ़ाने की शक्ति थी। इसके अलावा टीम का सबसे ताकतवर आदमी था डॉक्टर फेट। खैर अब वो तीनों हॉकमैन के बुलावे पर यूएसए में उसके बंगले में पहुंचे। जल्द ही उन्हें पता चला कि वो एक इंटरनेशनल मिशन के लिए जाने वाले हैं। हॉकमैन चाहता था कि वह सब गंदाक जाकर ब्लैक एडम नाम के एक सुपर ह्यूमन को पकड़कर उसके सामने लाए। इनकी टीम का नाम था जस्टिस सोसाइटी और जल्द ही वो सब एक सुपर शिप में बैठकर निकल पड़े। हॉकमैन ने बताया कि इस शिप को तबाह नहीं किया जा सका क्योंकि इसका बाहरी हिस्सा एक खास मेटल से बना है। खैर कुछ घंटों बाद जब ब्लैक एडम की आंख खुली तो वह अमोन के कमरे में था। उसने बिस्तर से उठकर अपनी ताकत से अपनी सारी चोटें ठीक कर ली। तब उसे पता चला कि उसे पहाड़ में कैद हुए 5000 साल गुजर चुके थे। वहीं लिविंग रूम में एड्रियाना उस कीमती ताज पर रिसर्च कर रही थी। तभी उसे ताज के अंदर की तरफ कुछ शब्द लिखे हुए दिखाई दिए। उस पर लिखा था कि जिंदगी ही मौत का जरिया है। वहीं अमोन ने अपने कमरे में ब्लैक एडम को बताया कि जब से तुम गायब हुए थे तो कहंदाक शहर पर दूसरे देशों ने कब्जा कर लिया और यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया, लेकिन कहंदाक के लोगों ने ब्लैक एडम की मूर्ति बनाई क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि एक न एक दिन ब्लैक एडम उन्हें बचाने के लिए जरूर लौटेगा। मगर यह सब सुनकर ब्लैक एडम ने कहा कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ और अचानक दीवार तोड़ते हुए वहाँ से निकल गया। अब ब्लैक एडम एक नई दुनिया की खोज में निकल पड़ा तो पीछे से अमोन ने अपने कमरे में मौजूद खुफिया रास्ते से उसका पीछा किया ताकि उसकी माँ को पता न चले। वहीं दूसरी ओर जस्टिस सोसाइटी की शिप कहंदाक में पहुंचने ही वाली थी तो डॉक्टर फेट ने पूरी टीम को प्लान समझाया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ब्लैक एडम को पकड़ना है तो उसके मुंह से शजाम बुलवाना होगा। ऐसा करते ही ब्लैक एडम की सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसे पकड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। उधर अमोन ने भागे हुए एक फौजी का रेडियो चुरा लिया और बाकी फौजियों को यह मैसेज भेजा कि कहंदाक का चैंपियन वापस लौट आया है। तभी फौजियों ने उसका पीछा किया और वह अपने स्केटबोर्ड पर भाग निकला और उसने अपने हाथों से एक ट्रायंगल बनाकर ब्लैक एडम को सिग्नल भेजने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही पलों में फौजियों ने अमोन को गिरफ्तार कर लिया और उसकी माँ उसे बचाने आई। एड्रियाना ने जैसे तैसे गार्ड्स को समझाकर अमोन को छुड़ा लिया, पर जल्द ही फौजियों को पता चल गया कि वो भी एक वांटेड क्रिमिनल है तो उसने तुरंत भागने की कोशिश की और तभी ब्लैक एडम उन्हें फौजियों से बचाने आ पहुंचा। अचानक एक गार्ड ने उसके सर पर लोहे के सरिये से वार किया तो ब्लैक एडम ने उसे उठाकर हवा में बहुत दूर फेंक दिया। जल्द ही फौजियों ने उस पर गोलियां चला दी तो चैंपियन ने उन्हें भी एक एक करके खत्म कर दिया। जैसे ही वह 2 दुश्मनों को लेकर हवा में उड़ा तो उसी पल जस्टिस सोसाइटी की शिप उसके सामने आ गई। ब्लैक एडम ने उन फौजियों को आसमान से नीचे फेंक दिया तो हॉकमैन उनकी जान बचाने के लिए शिप से कूद गया। बीच हवा में उसने अपना हॉकमैन सूट एक्टिवेट किया और दोनों फौजियों को लेकर सही सलामत जमीन पर लैंड हो गया और साइक्लोन ने अपनी शक्तियों से हवा में एक जबरदस्त बवंडर बनाया और इसी के जरिए ब्लैक एडम पर लोहे के सरियों से हमला करके उसे कैद करने की कोशिश की। मगर ब्लैक एडम इस हमले से भी आजाद हो गया तो डॉक्टर फेट ने फिर से उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की। उसी समय साइक्लोन और हॉकमैन ने मिलकर ब्लैक एडम पर आखिरी हमला किया। इससे ब्लैक एडम गुस्से से लाल हो गया और उसने अपनी सारी शक्तियां एक साथ उजागर करके सभी दुश्मनों को एक ही बार में धूल चटा दी। ब्लैक एडम को लगा कि वह जीत चुका है, पर तभी एटम स्मैशर ने अपने भारी भरकम मुक्के से ब्लैक एडम की हड्डी पसली एक कर दी। पर जैसे ही ब्लैक एडम उठ खड़ा हुआ तो उसने एक ही मुक्के में एटम स्मैशर को बेहोश कर दिया। इसके बाद वहाँ के लोगों ने खुशी में ब्लैक एडम की जीत के नारे लगाए और ब्लैक एडम वहाँ से चला गया। अब डॉक्टर फेट ने अपनी टीम से कहा कि कोई भी ब्लैक एडम का पीछा नहीं करेगा क्योंकि वो जानता था कि उनमें से किसी के अंदर ब्लैक एडम को हराने की ताकत नहीं। फिर डॉक्टर फेट अपनी टीम के साथ एड्रियाना के पास पहुंचा क्योंकि उसने एक सपने में देखा था कि सब्बाक का ताज एड्रियाना के पास है, मगर एड्रियाना कहने लगी कि मेरे पास कोई ताज नहीं है। उधर हम देखते हैं कि जस्टिस सोसाइटी की टीम और ब्लैक एडम के युद्ध के दौरान अमोन ताज को अपने बैग में डालकर भाग गया था। अब एड्रियाना ने हीरोज की टीम के साथ महल जाने का फैसला किया जहां ब्लैक एडम रहता था। प्राचीन कथा के मुताबिक 5000 साल पहले ब्लैक एडम इसी महल में अपने लोगों को आजाद करवाने गया था, मगर जब जस्टिस सोसाइटी के मेंबर्स ने कहा कि वह वहां आजादी दिलाने नहीं बल्कि बदला लेने गया था, तब ब्लैक एडम के भयानक गुस्से की वजह से उसकी शक्तियां उसके
के काबू से बाहर हो गई और पूरा महल तबाह हो गया। इसके बाद धरती के जादुई रक्षकों ने कहा कि वह अपनी शक्तियां इस्तेमाल करने के लायक नहीं है, इसीलिए उसे एक मजार में कैद कर दिया गया और आखिरकार 5000 साल बाद एड्रियाना ने उसे फिर से आजाद किया है। अब एड्रियाना हीरोज की टीम के साथ ब्लैक एडम के सामने पहुंची तो ब्लैक एडम ने उनकी बात सुनने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर जब अमोन घर पहुंचा तो उसने देखा कि इस्माइल तो जिंदा था, तो उसे काफी हैरानी हुई। अचानक इस्माइल ने उस पर बंदूक तान दी और तब ये खुलासा होता है कि इस्माइल एक गद्दार था जो यहाँ सब्बाक का ताज चुराने आया था। उसने अमोन और करीम को जान की धमकी देकर अपना बैग उसके हवाले करने को कहा, मगर करीम इतना ताकतवर ताज इस्माइल जैसे खतरनाक आदमी के हाथ लगने नहीं दे सकता था, इसलिए करीम ने इस्माइल पर हमला बोल दिया और अमोन को ताज के साथ भाग जाने को कहा। इसी चक्कर में करीम के पेट में गोली लग गई, पर तब तक अमोन अपने कमरे के खुफिया रास्ते से भाग गया। वहीं ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी की मीटिंग के दौरान अमोन ने एड्रियाना को फोन किया और उसे सारी घटना की खबर दी। अमोन ने कहा कि इंटर गैंग हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी है और अभी वो एक बिल्डिंग में छुपा हुआ है। तभी एड्रियाना ने ब्लैक एडम से अपने बेटे को बचाने की गुजारिश की। ब्लैक एडम तुरंत उसे बचाने निकल पड़ा और वहाँ जाकर उसने देखा कि आतंकवादियों ने अमोन को गिरफ्तार कर लिया था। तब ब्लैक एडम ने उन्हें अमोन को रिहा करने को कहा तो आतंकवादी ने उसे हवा से ही नीचे फेंक दिया, पर ठीक वक्त पर ब्लैक एडम ने उसे बचा लिया। अब वह बाकी गुनहगारों को मारने के लिए निकला और इसी दौरान इस्माइल अमोन के सर पर बंदूक रखकर उसे अपने साथ ले गए। इस्माइल ने उसका बैग खोलकर पूछा कि ताज कहाँ है, पर अमोन अपना मुंह खोलने को राजी नहीं था। तब इस्माइल ने उसे बंदी बना लिया और जब ब्लैक एडम को इसका पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। इस्माइल ने अमोन को एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल के ट्रंक में छुपा रखा था। वहाँ से अमोन ने अपनी माँ को फोन करके बताया कि इस्माइल ने उसे कैद कर लिया है। ये सुनकर जस्टिस सोसाइटी भी अमोन को बचाने के मिशन पर निकल पड़ी। ब्लैक एडम एक एक करके मोटरसाइकिल्स की तलाशी ले रहा था और साथ ही दुश्मनों का सफाया करता जा रहा था। तब हॉकमैन ने उसे इस तरह लोगों की जान लेने से रोका, लेकिन चैंपियन किसी से ऑर्डर्स लेने वालों में से नहीं था। आखिरकार ब्लैक एडम ने आखिरी मोटरसाइकिल की तलाशी ले ली और कहा कि अमोन इसमें भी नहीं है। असल में इस्माइल ने तो मोटरसाइकिल्स पर अपने आदमियों को ब्लैक एडम का ध्यान भटकाने के लिए भेजा था, जबकि वह खुद अमोन को लेकर एक ट्रक में फरार हो गया था। खैर उधर डॉक्टर फेट एड्रियाना के घर पहुंचा क्योंकि वह जानता था कि ताज यहीं छुपा हुआ है। वहां जाकर उसने देखा कि करीम गोली से जख्मी होकर जमीन पर पड़ा था। करीम की हालत बेहद नाजुक थी और उसे लग रहा था कि उसका आखिरी समय आ गया है, पर तब डॉक्टर फेट ने उसे शांत होने को कहा। असल में वह भविष्य देख रहा था और उसने कहा कि करीम की मौत आज नहीं होगी, वो बिजली के झटके से मारा जाएगा। ये सुनकर करीम ने चैन की सांस ली, लेकिन अब उसे शायद इलेक्ट्रिशियन का काम छोड़ना होगा। फिर करीम का शिप में इलाज शुरू हुआ और इधर एड्रियाना अपने घर में डॉक्टर फेट को देखकर हैरान हो गई। फेट ने उसे विश्वास दिलाया कि वो और उसकी टीम अमोन को ढूंढ निकालेंगे। कुछ ही पलों में ब्लैक एडम और हॉकमैन भी वहाँ आ गए और वो अपने साथ इंटर गैंग के 2 गुंडों को लाए थे ताकि डॉक्टर फेट उनका दिमाग पढ़ सके। लेकिन तभी ब्लैक एडम उन्हें उड़ाकर आसमान में हजारों फीट ऊपर ले गए और उन्हें नीचे फेंकने की धमकी देकर उनसे सवाल पूछे और अपने सवालों के जवाब पाने के बाद भी ब्लैक एडम ने उन्हें नीचे फेंक दिया। बेचारे हॉकमैन ने जैसे तैसे उन्हें गिरने से बचाया। अब भी ब्लैक एडम का मन उन्हें जीने देने का नहीं था। वो गुस्से में उनका खात्मा करने आया पर हॉकमैन ने उस पर हमला कर दिया। इतनी जबरदस्त लड़ाई में पूरा घर तबाह हो गया और अचानक हॉकमैन को मुक्का मारने के चक्कर में सब्बाका ताज हॉकमैन के हाथ में आ गया। आखिरकार ताज को पाकर उन सब ने एक साथ मिलकर काम करने का फैसला किया ताकि वह इस ताज की शक्तियों की मदद से अमोन को बचा सके। फिर वह अपने मिशन पर निकल पड़े और तभी डॉक्टर फेट को भविष्य की झलक दिखाई दी कि आने वाले युद्ध में हॉकमैन की मौत हो जाएगी। अब फेट ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि जल्द ही उन्हें एक दूसरे को अलविदा कहना होगा। खैर कुछ ही समय में वह अल हदीद दिया पहाड़ों तक पहुंच गए और उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिसके जरिए वे अपने सभी टीम मेंबर्स की जान बचा सके। फिर ब्लैक एडम ने समय आते ही वहाँ जबरदस्त हमला बोल दिया जिसमें सैकड़ों की तादाद में सिपाही मारे गए। फिर उसका सामना इस्माइल से हुआ पर वह उस पर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि इस्माइल एटर्नियम से बने एक सुरक्षा कवच के अंदर था। जल्द ही बाकी टीम भी वहाँ आ पहुंची और जब एड्रियाना ने अपने बेटे के सर पर बंदूक देखी तो उसने ताज इस्माइल के हवाले करके उसकी जान बचाने का फैसला किया। आखिरकार सब्बाक का ताज को हासिल करके इस्माइल ने खुलासा किया कि वह राजा आहकटन का आखिरी वंशज। अब इस ताज को पाकर वह कहंदाक का अगला राजा बनने को तैयार था। फिर उसने सब्बाक ताज पर लिखा मंत्र पढ़कर अपना सुरक्षा कवच बंद किया और अमोन पर गोली चला दी, मगर ऐन वक्त पर ब्लैक एडम ने अपनी सुपर स्पीड शक्तियों की मदद से अमोन को गोली लगने से पहले ही बचा लिया। इस दौरान ब्लैक एडम को इतना गुस्सा आ चुका था कि उसकी शक्तियां एक बार फिर बेकाबू हो गईं और पूरा पहाड़ तबाह हो गया। खुशकिस्मती से जस्टिस सोसाइटी टीम के सुरक्षा कवच की बदौलत एड्रियाना और अमोन की जान बच गई, पर अब अमोन को जल्द से जल्द इलाज के लिए भेजना होगा। वहीं एटम स्मैशर को इस्माइल के जल चुके शरीर पर ताज मिला और वो उसे शिप में ले आया। इधर हॉकमैन ब्लैक एडम के पीछे गया और उसने देखा कि ब्लैक एडम महल के सामने अपने बेटे टेट एडम की मूर्ति को देख रहा था। असल में धरती के जादुई रक्षकों ने दिव्य शक्तियां देने के लिए टेट एडम को चुना था ताकि वह लोगों को आजादी दिला सके, पर जब टेट एडम बार बार जीत रहा था तो राजा आहकटन ने उसके माँ बाप को बंदी बना लिया। जब वह उसके पिता को मौत के घाट उतारने वाले थे तो ऐन वक्त पर टेट एडम ने अपनी सारी शक्तियां अपने पिता को देकर उनकी जान बचाई, मगर वह नहीं जानता था कि आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, क्योंकि अपनी शक्तियां अपने पिता को देने के बाद दूर से एक तीरंदाज ने सीधा टेट एडम के दिल पर निशाना लगाया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये देखकर उसके पिता ब्लैक एडम जानता था कि उसका बेटा उसके बार बार बेकाबू होने पर खुश तो नहीं होगा, तो ब्लैक एडम ने अपनी सारी शक्तियां छोड़ने का फैसला किया। इसका जिम्मा उसने हॉकमैन को
सौंपा और उससे वादा लिया कि शक्तियां छोड़ने के बाद वह कभी शजाम शब्द न बोले। इसकी वजह यह थी कि बिना शजाम कहे ब्लैक एडम दोबारा कभी अपनी शक्तियां हासिल नहीं कर पाएगा। अब हॉकमैन उसे पानी के नीचे मौजूद एक लैब में ले गया और एमिलिया हार्कोर्ट नाम की एक साइंटिस्ट और उसकी टीम के हवाले कर दिया। एमिलिया ने हॉकमैन से वादा किया कि आज के बाद ब्लैक एडम के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। असल में वहाँ उसने कई और खूंखार लोगों को अपनी कैद में रखा हुआ था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिप के मॉर्ग में इस्माइल की लाश में कुछ अजीबोगरीब हलचल हो रही थी। वहीं डॉक्टर फेट को बार बार एक ही झलक दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्यों हो रहा है, जबकि उनका मिशन तो पूरा हो चुका है। डॉक्टर फेट को डर था कि अगर हॉकमैन की मौत हो गई तो जस्टिस सोसाइटी जल्द ही खत्म हो जाएगी। उधर एड्रियाना को यह यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतनी आसानी से इस्माइल को कैसे हरा दिया। तभी उसे ताज पर लिखा मंत्र याद आया, जिसका मतलब था जिंदगी ही मौत का जरिया है। लेकिन मरने से पहले इस्माइल ने उल्टा मंत्र पढ़ा था, यानी उसने कहा था कि मौत ही जिंदगी का जरिया है। अब एड्रियाना ने तुरंत ताज को उल्टा किया तो उसे एहसास हुआ कि ताज को उल्टा करके उल्टा मंत्र पढ़ने से वो भी सच हो जाएगा। इसलिए इस्माइल ने मरने से पहले यह मंत्र पढ़ा था। तब जाकर एड्रियाना को समझ आया कि इस्माइल का तो प्लान ही यह था कि ब्लैक एडम उसे मार दे। इस तरह वह मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाएगा और कहंदाक की गद्दी पर कब्जा कर लेगा। जैसे ही एड्रियाना ने यह गुत्थी सुलझाई तो ताज अचानक गायब हो गया और समुद्र की गहराइयों से सब्बाक जाग उठा। उसी समय हॉकमैन ने उस पर मिसाइल से हमला बोल दिया, पर सब्बाक ने उनकी शिप ही तबाह कर दी। आखिरकार जस्टिस सोसाइटी ने मिलकर सब्बाक को गद्दी पर बैठने से रोकने का फैसला किया, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर उसे कोई नहीं हरा पाएगा। अब हॉकमैन ने अपने साथियों की मदद से सब्बाक को जख्मी कर दिया और जब सब्बाक ने उस पर हमला किया तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। तब डॉक्टर फेट को एहसास हुआ कि उसकी भविष्यवाणी सच होने वाली है, तो उसने महल के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाकर अपनी टीम को अंदर जाने से मना कर दिया। डॉक्टर फेट अपने जिगरी दोस्त हॉकमैन की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार था। आज पहली बार ऐसा मौका आया था जब वह यह नहीं बता पा रहा था कि भविष्य में क्या होने वाला है। इधर हॉकमैन अपने दोस्त को यूं ही जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने सुरक्षा कवच तोड़ने की कोशिश की, पर वह नाकामयाब रहा। वहीं डॉक्टर फेट अपनी टीम को बाहर छोड़कर सब्बाक को रोकने पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि ब्लैक एडम सब्बाक को हराने में उसकी मदद करने आएगा। इस लड़ाई के दौरान डॉक्टर फेट ने ब्लैक एडम को सिग्नल भेजा कि सिर्फ वही सब्बाक को हरा सकता है। अब फेट ने अपनी शक्तियों से ब्लैक एडम को बेड़ियों से आजाद कर दिया, तो वहाँ के गार्ड्स ब्लैक एडम को रोकने के लिए दौड़े, लेकिन अपनी शक्तियाँ खोने के बावजूद भी ब्लैक एडम गार्ड्स को हराकर समुद्र में कूद गया। उसी पल सब्बाक ने डॉक्टर फेट पर आखिरी वार किया, जिसके बाद महल का सुरक्षा कवच टूट गया। हॉकमैन को एहसास हुआ कि उसका दोस्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो वो तुरंत उसकी जान बचाने दौड़ा, लेकिन जब वो फेट के पास पहुंचा तो फेट मर चुका था। आखिरकार सब्बाक गद्दी पर जा बैठा और एक जबरदस्त आग भड़क उठी, जिसके बाद वो कहंदाक का राजा बन गया। ऐसा करते ही पाताल से उसकी शैतानी फौज बाहर आई और आम लोगों पर हमला करने लगी। एड्रियाना उनका सामना करने को तैयार थी, पर तभी उसका भाई वैन में वहाँ आ गया। करीम को इन जॉम्बीज का कोई डर नहीं था, क्योंकि डॉक्टर फेट ने कहा था कि वह बिजली के झटके से मरेगा। इधर एड्रियाना के कहने पर अमोन ने जॉम्बी से लड़ने के लिए आम लोगों की मदद मांगी। उधर ब्लैक एडम ने समुद्र से बाहर आकर शजाम बोला और उसी पल उसकी शक्तियां वापस आ गईं। उधर सब्बाक ने अपना कब्जा करने के लिए रेट एडम की मूर्ति गिरा दी और यह सीधा अमोन के ऊपर गिरने ही वाली थी कि ठीक वक्त पर ब्लैक एडम ने आकर उसे बचा लिया। इसके बाद वह सीधा सब्बाक का मुकाबला करने पहुंचा और हॉकमैन की जान बच गई। उसी समय ब्लैक एडम और सब्बाक के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। कुछ ही पलों में सब्बाक उस पर भारी पड़ने लगा, तो हॉकमैन ने बीच में आने का फैसला किया। उसने सब्बाक पर हमला किया, पर वो खुद ही जख्मी हो गया, जैसा कि डॉक्टर फेट ने भविष्य में देखा था। लेकिन सच तो यह था कि यह हॉकमैन का असली शरीर नहीं था। असल में हॉकमैन ने फेट के हेलमेट की मदद से अपने शरीर की कई कॉपीज बना ली थी और उन्होंने एक साथ सब्बाक पर हमला किया। इधर ब्लैक एडम ने अपनी जबरदस्त ताकत से सब्बाक के शरीर के 2 हिस्से कर दिए और उसी पल पाताल के सभी जॉम्बीज गायब हो गए। ऐसा करते ही आम लोग जीत के नारे लगाकर खुशी से झूम उठे। आपसी मनमुटाव के बावजूद ब्लैक एडम और हॉकमैन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अंत में डॉक्टर फेट का हेलमेट अपना काम पूरा करने के बाद अपने आप ही गायब हो गया। फिर जस्टिस सोसाइटी ने ब्लैक एडम को पकड़ने का मिशन छोड़ दिया, क्योंकि उसने अब सबकी जान बचाई थी। आखिरकार पूरी टीम यूएसए लौट गई और इधर ब्लैक एडम खंदाक के सिंहासन पर बैठा। वहाँ के लोगों ने उसे उनका राजा बनकर देश चलाने को कहा, मगर ब्लैक एडम ने एक ही पल में सिंहासन को तोड़कर उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। ब्लैक एडम ने कहा कि वह कहंदाक का राजा नहीं बल्कि उनका रक्षक बनकर काम करना चाहता है और अब कहंदाक हमेशा के लिए आजाद रहेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। औरत ने कभी सोचा भी नहीं था, बस यूं ही बोल दिया और उसके सपने तुरंत सच हो गए। बाकी लोग भी सब चौंक गए, बिल्कुल नहीं समझ पा रहे थे कि क्या हुआ। बेवकूफ सा आदमी बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी सबको समझ आया।
ये लोग तो माइनफील्ड में डांस कर रहे थे। चीजें इतनी अचानक हुई कि कुछ समझ ही नहीं आया। सब घबरा गए। वे वापस कार में गए और सिर पकड़कर रोने लगे। सिर्फ लुइस थोड़े शांत थे। कुछ शवों को देखकर उन्हें एक बात याद आई। मन में एक विचार आया। अगले दिन सुबह नेकलेस वाला आदमी जैसे ही आंखें खोलता है, लुइस अकेले कार के बाहर बैठा हुआ दिखता है। सामने 2 नई कब्रें हैं, पास में एक फावड़ा है। साफ दिख रहा है वह पिछली रात पूरी नहीं सोई। अपनी जान का खतरा उठाकर माइनफील्ड में घुसा और अपने साथियों के शव वहां ले आया। नेकलेस वाला थोड़ा हैरान है। लुइस कुछ दिन पहले ही टीम में शामिल हुआ था, उनके साथ ज्यादा परिचित भी नहीं था। उसने ये कैसे किया? लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा। सबसे जरूरी काम ये है कि बाहर कैसे निकले, और लुइस के पास इसके लिए पहले से योजना थी। दिशा तो तय थी, लेकिन ये सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी अब इतनी लंबी लग रही थी, क्योंकि सिर्फ एक गलत कदम और मौत तय थी। जलती हुई कार के मलबे को देखकर सबने निराश होकर आह भरी। बाहर निकलना वाकई आसान नहीं था। खैर, एक और कार बची थी। वे पिछले कार के निशान पर चले और फिर वही तरीका अपनाया। स्टीयरिंग और गैस को फिक्स किया ताकि कार सीधे आगे बढ़े। इस तरह से उन्होंने खुद के लिए माइंड क्लियर किया। खुशकिस्मती से ये कार तुरंत नहीं फटी, लेकिन चलते चलते फिर रास्ता बदल गया। सबके निराश और चिल्लाने वाले नजरों के सामने उसने मोड़ लिया। एक जोर की आवाज और कुछ लोगों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। वे कार के निशान के अंत तक पहुंचे और कुछ दसियों मीटर दूर की चट्टानी जगह को देखकर एक पल के लिए समझ ही नहीं आए कि क्या करें। अब कार नहीं है, खाना खत्म हो गया, पानी भी सिर्फ आखिरी बोतल बची है। आगे बढ़ना मतलब मौत लेना, यहाँ रुकना मतलब ठंड या भूख से मरना। भले ही दोनों ही मौत है, लेकिन माइनफील्ड पार करने का ख्याल ही डरावना था। हर कदम पर सावधान रहना जरूरी था। सबके दिल में डर उभरा, जिससे वे एक कदम भी नहीं बढ़ा सके। बाकी लोग लगभग सबने हार मान ली थी। समय बिताने के लिए बस बात करते रहे। हमेशा शांत रहने वाले लुइस अचानक उठ खड़े हुए और स्थिर होकर चट्टानों की ओर बढ़े। Luis, ¿qué haces? शायद लुइस अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों के लिए रास्ता निकालना चाहते थे। ऐसा करने से शायद वह अपने लिए प्रायश्चित भी कर रहे थे। भले ही कोई उसे दोष नहीं दे रहा था, पर उसकी नजर में अगर उसकी जिद और गलती न होती तो उसका बेटा मरता नहीं और ये लोग भी ऐसी स्थिति में नहीं फंसते। कुछ दिन पहले लुइस मोरक्को पहुंचे। किसी ने उन्हें बताया कि रेगिस्तान में एक धमाकेदार पार्टी चल रही है। वहाँ शायद वह अपनी गायब बेटी को ढूंढ सकते थे। बेटी पहले ही 5 महीने से गायब थी। लुइस बेचैन थे। वह अपने बेटे के साथ लोगों से फोटो दिखाते और पूछते कि क्या उन्होंने इस व्यक्ति को देखा है। तेज संगीत, उत्तेजित भीड़ और अजीब टैटू, लबों की छड़ी और धुंधली आंखों का मेकअप, ये सब लुइस को बहुत परेशान कर रहे थे और वह मानते थे कि उनकी बेटी शायद इन्हीं चीजों में उलझकर घर छोड़कर गई थी। बेटी को ढूंढने के लिए उन्होंने खुद को संभाला और अजीब लोगों से सीधे न टकराने की कोशिश की। पहले दिन कोई सुराग नहीं मिला तो दूसरे दिन फिर खोज शुरू की। पूरी रात न सोए लुइस रेगिस्तान में कुछ लोगों को देखकर कोशिश करने की सोच के साथ उनसे पूछताछ की और उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। रेगिस्तान में एक और पार्टी हो रही थी, शायद वहाँ उनकी बेटी मिल सकती थी। तभी एक समूह सैनिक अचानक आए। उन्होंने जोर जबरदस्ती संगीत बंद कराया और कहा कि यह क्षेत्र अब सैन्य नियंत्रण में है, सभी यूरोपीय तुरंत चले जाएं। लुइस को भी मजबूरन कार में चढ़ना पड़ा, लेकिन रास्ते में एक छोटी बालों वाली महिला मौके का फायदा उठाकर कार में चढ़ी और सभी को वहाँ से निकाल लिया। लुइस भी चुपचाप उनके पीछे गए। उन्होंने बताया कि वह सिर्फ अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनका पीछा कर रहे हैं। उनके बेटे ने भी साथ में विनती की। पिता पुत्र की अच्छी नीति ने उन लोगों को नाराज होने से रोक दिया। इसके बजाय उन्होंने सलाह दी कि पार्टी रेगिस्तान के अंदर है और उनकी पुरानी वैन वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन लुइस जिद पर अड़े रहे। इन लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, बस उन्हें पीछे पीछे आने की अनुमति दे दी। रात में लुइस ने अपने बेटे के साथ मिलकर तंबू लगाया। उनके हाथ पांव के हलचल देखकर लगता था कि उन्हें बाहर रहने का कोई अनुभव नहीं था। रेगिस्तान का रास्ता वाकई पुरानी वैन के लिए मुश्किल भरा था। एक गड्ढा पार किया तो सामने एक और बड़ा पानी का गड्ढा दिखा। दूसरी गाड़ियों को आसानी से गुजरते देख लुइस परेशान हो गए। तभी सामने वाली गाड़ी अचानक तेजी से भाग गई। लुइस बहुत गुस्से में आ गए। कभी खुद को कोसते कि बेवकूफ था, ऐसा जगह क्यों आया। कभी बेटे से गुस्से में कहते कि ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पिता गुस्से और घबराहट में उलझा हुआ था। बेटा डर के मारे कुछ कह न सका, बस शर्म के मारे खिड़की की ओर देखता रहा। तभी उसने लौटती बड़ी गाड़ी देखी। पता चला कि वे लुइस की मदद नहीं कर रहे थे, बस मुड़ने की जगह ढूंढ रहे थे। उनकी मदद से वैन मुश्किल से पानी के गड्ढे को पार कर गई। धन्यवाद स्वरूप लुइस ने अपनी थोड़ी बची चॉकलेट में से एक हिस्सा निकाल दिया। छोटी बालों वाली महिला ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने के लिए भी बुलाया। यह बात ही दिखाती थी कि महिला जीवन को किस नजरिए से देखती थी। वे स्वतंत्रता की चाहत रखते थे और किसी कारण से परिवार और सभ्य समाज से दूर थे। अब वे धन और पद की दौड़ में नहीं थे। उनका सबसे बड़ा सुख संगीत और नृत्य था। वे आज जो है वही जीलो वाले अंदाज में जीते थे। एक दिन खुशी से जिए। लेकिन इस समय लुइस को यह सब बहुत शोर शराबा लगा। छोटी बालों वाली महिला ने कहा कि ये संगीत सुनने के लिए नहीं है, बल्कि नाचने के लिए है। लुइस को अचानक याद आया कि महिला ने पहले भी ऐसा कुछ कहा था। कुछ समय के लिए गाड़ी में चुप्पी छा गई। अगले दिन सुबह बेटे का पाला हुआ कुत्ता गायब था। सबने चारों तरफ खोजा और घास में उसे ढूंढ लिया। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद उसने कोई नशीली चीज खा ली थी। लंबी दाढ़ वाली महिला और उसके दोस्त आपस में हंसी मजाक करने लगे।
लगे, चिल्ला रहे थे कि यह तो एक दूसरे की शरारत है। लुइस गुस्से में चिल्लाए और कहा कि चुप रहो, लेकिन इस घटना के बाद सबके रिश्ते और घनिष्ठ हो गए। वे एक ही गाड़ी में जमा होकर अपनी खुशी और शर्मनाक घटनाओं को साझा करने लगे। लंबी बाल वाली महिला ने लुइस के बेटे का स्टाइलिश हेयर कट भी किया। पेट्रोल और खाना सबने मिलकर साझा किया। अगले दिन सड़क पर कई सैनिकों की मरी हुई गाड़ियां देखकर समूह ने अपनी पहचान न खुलने के लिए पहाड़ी रास्ता चुन लिया। कारें सावधानी से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चल रही थीं। रास्ते में कई पत्थर उड़ते। बेटा खिड़की से कसकर पकड़ा, जैसे टायर कुछ ही मीटर दूर खाई के किनारे थे। तनाव के मारे लगातार निकल रहा था। लुइस भी बेटे को समझाने का मन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वह खुद भी पसीने से तरबतर हो रहे थे। रात में हालात और खतरनाक हो गए। तेज बारिश से वाहन की चक्की कीचड़ में फंस गई। दृश्यता बहुत कम थी और गाड़ी लगभग नियंत्रण खो चुकी थी। खुशकिस्मती से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। गाड़ी खाई में नहीं गिरी, लेकिन पहिए कीचड़ में फंस गए। सुबह होने पर लुइस ने गाड़ी ठीक करने में मदद की। बेटे को खाई के किनारे कुत्ते के साथ खेलते देख थोड़ी नाराजगी हुई और उसे वापस गाड़ी में रहने के लिए कहा। बेटा थोड़ा अनिच्छा में था, लेकिन फिर भी मानकर गाड़ी में बैठ गया। सब मिलकर मेहनत करके आखिरकार गाड़ी कीचड़ से बाहर निकालने में कामयाब हुए। खुशी मनाने लगे ही थे कि अचानक पास से तेज आवाज में चिल्लाने की आवाज आई। लुइस पागलों की तरह आगे बढ़े, लेकिन केवल आंखें फाड़कर देख सकते थे कि गाड़ी खाई में गिर रही है। कानों में बेटे की आखिरी चीखें गूंज रही थी। लुइस टूट गए। संघर्ष करते हुए खाई के किनारे जाने की कोशिश की। एक लड़के ने सावधानी से खाई के किनारे झुककर देखा और चुपचाप दूसरों को बताया कि बच्चा पहले ही कुचला जा चुका है। सबको यह बुरी खबर लुइस को बताने का साहस नहीं था। उसे आगे बढ़ने की ताकत देने के लिए सबने योजना बनाई कि पहले किसी तरह मदद ढूंढी जाए, लेकिन वे भटक गए। सुनसान रेगिस्तान में एक पूरी रात गाड़ी चलाने के बाद पेट्रोल लगभग खत्म हो चुका था। आखिरकार कुछ घर दिखाई दिए, लेकिन अंदर कोई नहीं था। छोटी बालों वाली महिला लुइस के पास खड़ी रही, उसकी बेहोशी और गुस्से से कुछ भी कर देने की संभावना को रोकने के लिए। अभी पास में एक चरवाहा दिखाई दिया। सबने जल्दी से उसके पास जाकर रास्ता पूछा, लेकिन उनके अजीब कपड़े और अधूरे अंग देखकर चरवाहा डर गया और बिना मुड़े भाग गया। इस देरी की वजह से बड़ी मुसीबत आ गई। लुइस अपनी बेटी को ढूंढने निकले थे, लेकिन अब बेटे को भी खो बैठे। लुइस गहरे अपराध बोध और पछतावे में डूब गए। अगर वह पीछे नहीं आता, अगर हैंड ब्रेक न भूलता, अगर उसने बेटे को गाड़ी में न बैठाया होता, शायद सब कुछ अलग होता। लेकिन दुनिया में इतने अगर नहीं होते। अकेले लुइस ने खुद को बर्बाद करने का विचार किया। वह अकेला रेगिस्तान की गहराइयों की ओर चला गया और दूर दूर बढ़ता गया। कितनी देर चला पता नहीं चला। लुइस थककर और बीमार होकर रेगिस्तानी तूफान में गिर पड़ा। जब इंजन की आवाज सुनी तभी वह मुश्किल से उठ पाया। पहले ही खो चुका था। सबने लुइस को ढूंढने के लिए कई फालतू रास्ते तय किए। एक समय के लिए दिशा का पता ही नहीं था, लेकिन किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। आखिर कौन एक पिता को दोष दे सकता है जिसने अभी अभी अपने बच्चे को खोया हो। अगले दिन सुबह जैसे ही लुइस ने आंखें खोली, देखा कि वह दूसरों के साथ घिरा हुआ था। वह स्वाभाविक रूप से जाने की कोशिश करने लगा। सोचा और फिर लेट गया। ये बेघर लोग एक दूसरे को परिवार मानते थे। अब खुद के पास भी घर नहीं था, तो उनसे उसका क्या फर्क था। आखिरी खाने की चीज खा लेने के बाद सबने स्पीकर निकाला और कुछ आवाज करने का सोचा, शायद किसी और को आकर्षित कर सके, साथ ही थोड़ी नृत्य करके तनाव कम कर सके। लुइस उंगलियों से हवा महसूस कर रहे थे, लय की धुन महसूस कर रहे थे। इस पल उन्हें आखिरकार समझ आया कि इन लोगों ने यह जीवन विकल्प क्यों चुना। बेटे के खोने का दर्द हिलते शरीर के साथ धीरे धीरे बाहर निकल रहा था, लेकिन तभी कानों में धमाके की आवाज गूंजने लगी। पहले की तुलना में अब लुइस बहुत शांत थे। शायद वह शांत नहीं हुए, बल्कि सुन्न हो गए थे। बेटी नहीं मिली, बेटा खाई में गिर गया और ये लोग भी उसके साथ अपने परिवार खो चुके थे। 5 का समूह अब 3 रह गया। लगातार झटकों ने उसे सब कुछ महत्वहीन महसूस कराया। जीना या मरना बस वैसा ही था। इसलिए वह खड़ा हुआ और बेफिक्र होकर एक क्षेत्र की ओर बढ़ा और फिर चमत्कार हुआ। लुइस सफलतापूर्वक दूसरी ओर पहुंच गए। बाकी लोग विश्वास से बाहर थे। पहले ही टूट चुके हाथ वाला आदमी लुइस को सुरक्षित देखकर बिना पीछे देखे उसके निशान पर चलते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसके लिए यही नहीं हुआ। एक और साथी खो गया। बाकी 2 लोग सिर पकड़कर रोने लगे। साथ ही वे भी हैरान थे, लुइस कैसे सुरक्षित पार कर गया। हाथ वाला आदमी उसके निशान पर चलते हुए माइन पर चल पड़ा। लुइस खुद भी नहीं समझ पाए कि यह कैसे हुआ। यह सुनकर बाकी 2 लोग लंबी देर तक हिचकिचाए, फिर हिम्मत जुटाकर एक बार आखिरी दांव लगाने का फैसला किया। चमत्कार फिर से हुआ। आंखें बंद करके आगे बढ़ने वाले दोनों लोग भी माइनफील्ड पार करने में सफल रहे। वे पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए एक नैनो से भरी ट्रेन तक पहुंच गए। इस पल सब चुप थे, क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता था कि अब आगे कहां जाएं। अंत के करीब फ्रांसीसी निर्देशक ओलिवियर रक्षे का 2025 में रिलीज हुआ काम है। इसने अट्रैक्टेड में कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जूरी प्राइज जीता और अगले साल ऑस्कर के बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म में भी जगह बनाएगी। साथ ही यह कांस फिल्म फेस्टिवल की सबसे विवादित फिल्म भी थी। कुछ लोगों ने कहा कि इसने परंपरा तोड़ी और रोड मूवी की संभावनाओं को नए तरीके से परिभाषित किया। इसमें न तो रोमांस है, न संघर्ष, यहाँ तक कि गंतव्य भी अस्पष्ट है। यह फिल्म बेतुकेपन और वास्तविकता के मिश्रण से अनोखा और पागलपन भरा अनुभव देती है। विरोधियों ने आलोचना की कि यह खाली सौंदर्य शास्त्र का ढेर है, जिससे कथानक की खामियां छुपाई गई हैं और इसमें नाटक और पात्र चित्रण की कमी है। पारंपरिक दृष्टि से देखें तो अंत के करीब शायद पूरी तरह से एक परिपूर्ण फिल्म नहीं है, क्योंकि यह ऐसा लगता है जैसे कहानी पूरी नहीं हुई। पहले भाग में रोड कॉमेडी के माध्यम से पात्रों के बीच गर्मजोशी और हास्य दिखाया गया। बाद के भाग में अचानक हुई दुर्घटनाओं के कारण बहुत ही कम समय में यह अंधेरी और डरावनी जीवन खेल में बदल जाती है। पिता पुत्र की बेटी खोजने की कहानी धीरे
धीरे धीरे भ्रमित और अमूर्त हो गई। लेकिन यह फिल्म आपको कहानी से नहीं बल्कि माहौल से भीतर खींच लेती है। उदास और भ्रमित इलेक्ट्रॉनिक संगीत, पूरे फिल्म में बास सिस्टम का उपयोग, निर्देशक की सूक्ष्म ध्वनि डिजाइन के माध्यम से फिल्म में डूबने का अनुभव बढ़ाता है। यह दर्शकों को फिल्म की मानसिक दुनिया में आसानी से ले जाता है। अनंत फिल्म की ध्वनियाँ अनंत रेगिस्तान, असीम विनाश, शरीर और आत्मा का अंतिम विस्थापन पेश करते हैं। इस फिल्म का नाम इस्लामिक मान्यता के अनुसार उस झूलती हुई पुल का प्रतीक है जो स्वर्ग और नरक के बीच होता है। हर आत्मा को इस परीक्षा से गुजरना होता है। यही फिल्म का रूपक भी है। पिता और पुत्र की यात्रा सिर्फ बेटी खोजने की यात्रा नहीं बल्कि आत्मा की पुल परीक्षा भी है। फिल्म हमें स्पष्ट नहीं बताती कि वे अंत तक पहुँचे या नहीं, लेकिन वह रास्ता खुद ही एक झूलती हुई पुल की तरह है। हर कदम मोक्ष और विनाश का मिश्रण है। निर्देशक रक्षे के शब्दों में, हम हर दिन नैतिकता और जीवन की स्टील की डोरी पर चलते हैं। फर्क केवल इतना है कि क्या हम अपने नीचे गहरी खाई को महसूस कर रहे हैं। ये फटे पुराने कपड़ों वाला एक सड़क पर रहने वाला लड़का एक गो प्रतियोगिता में आता है। वो एक सिक्का रखकर सीजन के किसी भी गो मास्टर को मुकाबले के लिए चुनौती देता है। मास्टर लोग हंसते हैं और उसे घमंडी छोटा बच्चा समझकर उसे सबक सिखाने का सोचते हैं। लेकिन 5 मिनट से भी कम समय में पहला मास्टर बुरी तरह हार जाता है। फिर दूसरा मास्टर आता है, 3 मिनट में वो भी हार जाता है। फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक करके सारे मास्टर इस लड़के से हार जाते हैं। आसपास लोग इकट्ठा हो जाते हैं और हैरान रह जाते हैं। उसका एक सिक्का अब नोटों के ढेर में बदल जाता है क्योंकि उसकी शानदार गो खेलने की खबर फैल जाती है। कोने में बैठा एक आदमी जिसका एक नकली हाथ है और जिसे टूडू कहा जाता है, उसकी प्रतिभा को देख लेता है। मैच के बाद टूडू उस लड़के के पास आता है और उसे नूडल्स का एक कटोरा ऑफर करता है। वो उसके पिछले खेल की एक गलती बताता है और फिर एक चौंकाने वाला सवाल पूछता है, क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो? लड़के का नाम ग्वीसू होता है। वो काफी समय से भटक रहा है। उसका फटा पुराना रूप सिर्फ एक भेस है और भीख मांगना उसका एक तरीका है। उसके अंदर बदले की आग है। कुछ महीने पहले हुआंग नाम के एक आदमी ने ग्वीसू की बहन का अपमान किया था। उसकी बहन ने हुआंग से अपने भाई को गो सिखाने की विनती की, लेकिन उसे बेइज्जत किया गया। ग्वीसू ने यह सब देखा। अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने हुआंग को मैच के लिए चुनौती दी। अपनी नेचुरल टैलेंट के बावजूद वो हुआंग की बेहतर तकनीक से हार गया। अपमान से दुखी होकर उसी रात उसकी बहन ने अपनी जान ले ली। अब ग्वीसू बदला लेने के मिशन पर है। अपने कौशल को सुधारने और आखिरकार हुआंग को हराने के मौके को देखते हुए वो टूडू का शिष्य बनने के लिए तैयार हो जाता है। टूडू उसे एक दूर के मंदिर में ले जाता है, उसका सिर मुंडवा देता है और कड़ी ट्रेनिंग शुरू करता है। पहला सबक है फोटोग्राफिक मेमोरी। टूडू 5 सेकंड के लिए गो बोर्ड की एक स्थिति दिखाता है और ग्वीसू को उसे फिर से बनाना होता है। शुरुआत में वो सिर्फ कुछ चालें ही याद रख पाता है। दूसरा सबक है बहुत तेज रिफ्लेक्स। हर चाल के साथ उसे आंगन में एक पत्थर रखना होता है। 1 साल बीत जाता है। जो आंगन पहले खाली था अब पत्थरों के पहाड़ में बदल जाता है। ये ग्वीसू की लगातार मेहनत का सबूत है। उसकी गो खेलने की क्षमता बहुत तेज हो जाती है। अब वो कुछ ही सेकंड में किसी भी बोर्ड की स्थिति याद कर सकता है। वो अपने गुरु को भी हराने लगता है। लेकिन टूडू अभी भी संतुष्ट नहीं है। तीसरा और सबसे कठिन सबक है आंखों पर पट्टी बांधकर गो खेलना। ग्वीसू को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे अपने गुरु के खिलाफ खेलना होता है जो बाहर होता है। वो सिर्फ पत्थरों की आवाज सुनकर और अपने दिमाग में बोर्ड की कल्पना करके खेलता है। शुरुआत में वो बुरी तरह हारता है। हर दिन हर बार हारता है। वो निराशा के कगार पर पहुंच जाता है और लगभग हार मानने वाला होता है। लेकिन अपनी बहन का बदला लेने की उसकी इच्छा उसे आगे बढ़ाती रहती है। एक दिन टूडू उस कमरे में आता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। उसे लगता है कि ग्वीसू ने हार मान ली है। तभी अचानक उसे अंदर लकड़ी के फर्श पर पत्थरों की आवाज सुनाई देती है। ग्वीसू दरवाजे की तरफ मुंह करके आंखों पर पट्टी बांधकर खेल रहा होता है। उसके चेहरे से पसीना बह रहा होता है, लेकिन वो जीत जाता है। टूडू दरवाजा खोलता है और आखिरकार ग्वीसू के इरादे की गहराई को समझता है। कमरे की दीवारें गो की पोजीशन से भरी होती हैं, जो ग्वीसू ने अपने ही खून से लकड़ी पर खरोच कर बनाई होती हैं। लेकिन एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। टूडू की ट्रेनिंग एक धोखा थी। उसके नकली हाथ में एक कैमरा छुपा होता है। वो ग्वीसू की प्रतिभा का इस्तेमाल करके बड़े दांव वाले गो मैचों में धोखा दे रहा था, जहां ग्वीसू दूर से उसकी चालें बता रहा होता है। वे बहुत पैसा जीत रहे थे, लेकिन जैसा कहा जाता है मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। एक दिन बुसान नाम का एक गो खिलाड़ी उनके इस धोखे को समझ जाता है। वो तुरंत उन्हें बेनकाब नहीं करता। इसके बजाय अंधेरे का फायदा उठाकर वो हथियारों को भेजता है जो ग्वीसू और टूडू को एक गली में घेर लेते हैं। टूडू समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है। वो ग्वीसू को भागने के लिए कहता है और खुद बलिदान देकर उसे बचाता है। वो घातक हमला झेलता है और मर जाता है। अब ग्वीसू फिर से अकेला रह जाता है। उसका बदला अभी भी अधूरा है। ग्वीसू, जो छोटा और फुर्तीला है, एक संकरी जगह से निकलकर मुश्किल से अपनी जान बचाता है। उस रात उसे एक सच्चाई समझ में आती है कि इस दुनिया में सिर्फ गो की कला काफी नहीं है, जिंदा रहने के लिए और भी ताकत चाहिए।
वो फिर से मंदिर लौटता है, लेकिन इस बार उसकी ट्रेनिंग सिर्फ गो तक सीमित नहीं होती, बल्कि खुद को एक हथियार बनाने के लिए होती है। वो छत की लकड़ी की बलियों से उल्टा लटका हुआ था और अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए कोयले के टुकड़े जमा कर रहा था। हर 2 टुकड़े रखने के बाद वो एक सिटअप करता था, जिससे उसके मन, शरीर और मार्शल आर्ट के बीच एक गहरा संबंध बन रहा था। इस तरह एक पूरा गो मैच खेलने तक उसके नीचे की जमीन पसीने से पूरी तरह भीग जाती थी। ये कठिन अभ्यास पूरे 10 साल तक चलता रहा। वो दुबला पतला लड़का अब एक मजबूत और मांसल आदमी बन चुका था, जो अपने बदले की आग से भरा हुआ था। उसका पहला निशाना था वो हत्यारा जिसने टुडू को मारा था। दोनों की नजरें मिली और हत्यारा तुरंत झपका। उसके हाथ में 5 चाकू चमक रहे थे। गुइसू बहुत तेजी से हिला। हत्यारा उसकी नई ताकत के सामने टिक नहीं पाया और जल्द ही उसके सारे हथियार छीन लिए गए। गुइसू ने उसे दीवार से दबा दिया और उसका चेहरा ईंटों से रगड़ दिया। इसके बाद उसने लगातार जोरदार वार किए, जिससे हत्यारा पूरी तरह टूट गया और खुद को बचाने लायक भी नहीं रहा। वो किसी तरह वहां से भागा और गुइसू ने उसे जाने दिया, क्योंकि उसे पता था कि हत्यारा अकेला वापस नहीं आएगा। वे सब एक गैंग थे और गुइसू का इरादा था कि वो उन सभी को खत्म करेगा। अगले दिन जैसा उसने सोचा था, पूरा गैंग आ गया। गुइसू तैयार था। उसने पास की दुकान से एक गो सेट उधार लिया, बाथरूम में गया और पत्थरों को कपड़े में लपेटकर पानी में भिगो दिया। ये उसके बनाए हुए हथियार थे, जो साधारण लेकिन असरदार थे। गैंग अंदर घुसाई और लड़ाई शुरू हो गई। उनमें से 2 लोग चाकू लेकर बहुत सटीक वार कर रहे थे और शरीर के नाजुक हिस्सों को निशाना बना रहे थे, लेकिन गुइसू ने हर चाल पहले से समझ ली। वो उनके हर हमले से बचता गया और उनकी ही ताकत को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। दोनों बुरी तरह गिर गए। फिर एक बहुत बड़ा और ताकतवर आदमी आया, जिसने गुइसू को पकड़ लिया, उसे ऊपर उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। उसने गुइसू को छत की तरफ उठाकर फिर से जोरदार पटकने की कोशिश की, लेकिन गुइसू बिना डरे खड़ा रहा और उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो भारी आदमी लड़खड़ा गया। एक और वार के बाद वो भी गिर पड़ा। अब सिर्फ हत्यारा बचा था, जो गुइसू को डर और नफरत के साथ देख रहा था। खुद को कमजोर समझकर उसने गंदी चाल चली। उसने लाइट बंद कर दी, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर उसने एक तेज टॉर्च की रोशनी गुइसू की आंखों में मारी और उसी मौके का फायदा उठाकर हमला किया। उसने ये तरीका बार बार दोहराया, लेकिन गुइसू शांत रहा। उसने मौका देखकर हत्यारे को बाथरूम में खींच लिया और अपने भारी मुक्कों से लगातार वार किए। आखिर में उसने एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके दांत तक टूटकर बाहर निकल गए। गैंग को खत्म करने के बाद गुइसू ने अपना अगला निशाना तय किया, बसाओसान, वो आदमी जिसने टुडू की हत्या की योजना बनाई थी। वो अपनी बेहतरीन गो खेलने की कला से उसे हराना चाहता था। उनका पहला मैच बहुत जल्दी खत्म हो गया। बसाओसान हार गया, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने दांव बढ़ा दिया और गुइसू को फिर से चुनौती दी। गुइसू ने आत्मविश्वास से उसे 2 पत्थरों का फायदा देने की पेशकश की। इससे बसाओसान और ज्यादा गुस्से में आ गया और उसने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी। 20 मिनट से भी कम समय में वो पूरी तरह हार गया। न सिर्फ उसने अपनी दौलत खोई, बल्कि अपनी पत्नी भी, जो इस दांव का हिस्सा थी। उसी रात हताश बसाओसान फिर से गुइसू के पास आया। इस बार उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्होंने तय किया कि 3 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर खेल होगा। गुइसू ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, अगर तुम अपनी जान के लिए खेल रहे हो तो तुम्हें कितने पत्थरों का फायदा चाहिए? यह सवाल एक सोचा समझा अपमान था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए बसाओसान ने अपना गुस्सा दबा लिया और फैसला किया, 3 मोहरों का फायदा। अगले दिन जैसा उसने सोचा था, गुइसू अपने तीसरे निशाने से मिला, जिसका नाम सोन था। यही वो आदमी था जिसने सालों पहले एक गो मैच में टुडू का हाथ ले लिया था और उसे नकली हाथ पहनने पर मजबूर कर दिया था। सोन कभी पैसे पर दांव नहीं लगाता था। उसकी शर्त हमेशा एक ही थी, एक हाथ। गो बोर्ड के पास एक खून से सना चाकू रखा था। ये दांव कितना बड़ा था, इसकी एक कड़ी याद दिलाने वाली बात थी। सोन पारदर्शी पत्थरों के साथ खेल रहा था, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग पहचान में नहीं आते थे। ये खेल पूरी तरह याददाश्त पर निर्भर था, जो मानसिक ताकत की एक कठोर परीक्षा थी। उसकी असली ताकत मनोवैज्ञानिक खेल में थी। वो किसी इंसान के सबसे गहरे डर को देख सकता था और उसका फायदा उठा सकता था। उसने गुइसू का सबसे बड़ा डर देखा, अपनी बहन के अपमान को बेबस होकर देखने का डर। सोन ने इस दर्द को और बढ़ाया। गुइसू की मां के उसे छोड़कर जाने की यादें ताजा कर दी। उसके पिता की मौत, उसका अकेलापन और सिर्फ अपनी बहन पर निर्भर रहने की मजबूरी, इन सब ने उसे कमजोर कर दिया। उसका दिमाग दर्दनाक यादों का एक मैदान बन गया, जो गो बोर्ड पर चल रहा था। लेकिन मंदिर में बिताए गए 10 साल के कठिन प्रशिक्षण ने उसमें एक अटूट हिम्मत पैदा कर दी थी। उसने फिर से अपना ध्यान केंद्रित किया। उसका इरादा अडिग हो गया। आखिरी पत्थर बोर्ड पर रखा गया। गुइसू के काले पत्थरों ने जीत हासिल कर ली। सान का धैर्य टूट गया। जो दिमाग दूसरों को आसानी से नियंत्रित करता था, वो अब अपनी ही हार के बोझ तले टूट गया। गुइसू ने नतीजा देखते ही बिना हिचकिचाए उठकर वहां से चला गया, सान को उसके अंजाम का सामना अकेले करने के लिए छोड़कर। सान ने चाकू की तरफ देखा, वो भयानक कीमत जो उसे चुकानी थी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। गुइसू ने अपने गुरु के कटे हुए हाथ का बदला ले लिया था। उसी शाम वो रेलवे ट्रैक पर बुसो सान से मिला।
उनका खेल एक खतरनाक दांव था। ट्रेन के आने की कंपन बोर्ड तक महसूस हो रही थी। पत्थर हिल रहे थे। बुसान के पैर कांप रहे थे। उसका डर साफ दिखाई दे रहा था। खेल की रफ्तार तेज होती गई। आखिरी पत्थर गिरा। ग्वीसू जीत गया। बुसान ने बोर्ड को अविश्वास से देखा। वो अपनी जान हारने वाला था। ग्वीसू ने उसे एक विकल्प दिया, इज्जत से मरना या शर्म के साथ जीना। जैसे ही ट्रेन उनकी ओर तेजी से बढ़ी, ग्वीसू एक तरफ हट गया। बुसोसान डर से पीछे हट गया, लगभग नीचे गिरने ही वाला था। एक पल के लिए ग्वीसू हिचकिचाया। क्या उसे बचाना चाहिए? जैसे ही बुसोसान का पकड़ छूटा, ग्वीसू ने उसके बाल पकड़कर उसे खींच लिया और बचा लिया। उसे बचाना ग्वीसू की योजना का हिस्सा था। उसे अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसकी जरूरत थी। हवांग, वही आदमी जिसने उसकी बहन का अपमान किया था। ग्वीसू ने उसके सामने आकर अपनी पहचान बताई। हवांग ने उसे पहचान लिया और उसका मजाक उड़ाया, उसे उसके पुराने रोने वाले रूप से याद करते हुए। दरअसल ग्वीसू ने ही बुसोसान से हवांग की बेटी का अपहरण करवाया था ताकि ये आमना सामना हो सके। ये आखिरी खेल था। 10 साल बाद भी हवांग ने ग्वीसू को कम आंका। उसने ताना मारा कि तुम जैसे 100 लोग भी मुझे नहीं हरा सकते। उसके घमंड को तोड़ने के लिए ग्वीसू ने चुनौती दी, मैं तुम जैसे 100 लोगों से खेलूंगा। अगर मैं एक से भी हार गया तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। अगले दिन ग्वीसू सफेद सूट पहनकर गो अरीना पहुंचा। वहां 100 खिलाड़ी उसका इंतजार कर रहे थे। हवांग सबसे आगे था। ग्वीसू एक बार में 10 खिलाड़ियों से खेलता, हर बोर्ड पर चाल चलता और फिर वापस पहले बोर्ड पर आता। यह मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत कठिन था। उसे थकान महसूस हो रही थी, लेकिन जीतने की उसकी इच्छा, जो सालों के दर्द और कठिन प्रशिक्षण से बनी थी, उसे आगे बढ़ाती रही। वो एक एक करके खिलाड़ियों को हराता गया, धीरे धीरे अपने अंतिम लक्ष्य हवांग के साथ अंतिम मुकाबले की ओर बढ़ता गया। जैसे ही पहला खिलाड़ी हारकर अपना बोर्ड बंद करके नीचे उतरा, पूरे अरीना में तनाव फैल गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके सभी खिलाड़ी उसकी दबाव में हारते गए। आखिरकार आखिरी पत्थर रखने के साथ ही हवांग के सबसे अच्छे छात्र ने भी हार मान ली। ग्वीसू मंच पर हवांग का सामना करने के लिए पहुंचा। वो इस पल का 10 साल से इंतजार कर रहा था, लेकिन हवांग हमेशा की तरह घमंडी, उसे देखकर भी नहीं डरा। जैसे ही ग्वीसू ने पहली चाल चली, हवांग मुस्कुराया। वो एक कमजोर चाल थी जो पिछले मैचों की थकान दिखा रही थी। उसे मौका दिखा और उसने हमला कर दिया। हर चाल के साथ हवांग ग्वीसू पर दबाव डालता गया, उसे जल्दी खेलने के लिए मजबूर कर रहा था। ग्वीसू के चेहरे पर दर्द की झलक दिखी। उसे पता था कि वो हार नहीं सकता। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरे ध्यान में चला गया। उसके मन में बोर्ड के पत्थर हवा में तैरने लगे और एक तारों भरे आकाश में बदल गए। उसका मन फिर से पहाड़ी मंदिर में चला गया, जहां उसने सालों तक कठिन प्रशिक्षण लिया था। उसने आंखें खोली, उसकी खेलने की शैली बदल गई। अब उसने आक्रमण करना शुरू किया। हवांग चौंक गया और लड़खड़ा गया। उसका हाथ बोर्ड के ऊपर रुका रहा, समझ नहीं पा रहा था कि पत्थर कहां रखे। ग्वीसू के लगातार आक्रमण के सामने वो आखिरकार हार गया और हार मानते हुए अपनी चाल चल दी। ग्वीसू ने अपनी जैकेट से एक बटुआ निकाला और उसमें से एक बटन निकाला। ये वही बटन था जो हवांग ने सालों पहले उसकी बहन की ड्रेस से तोड़ा था। उसने उस बटन को बोर्ड पर अपनी आखिरी चाल के रूप में रख दिया। खेल खत्म। हवांग पूरी तरह हार चुका था। उसकी सारी कला और घमंड ग्वीसू के बदले की आग के सामने मिट गए। ग्वीसू ने उसे वही विकल्प दिया जो उसने बुसोसान को दिया था, अपनी जान दे दो या अपनी बेटी की बलि दो। इतना कहकर वो मुड़कर चला गया। हवांग के ऊपर छत से एक फंदा लटक रहा था जो उनके दांव की याद दिला रहा था। उसने बोर्ड की ओर देखा। काले पत्थरों से मौत लिखा हुआ था। हार और टूटा हुआ हवांग ने फंदा अपने गले में डाल लिया। ग्वीसू का 10 साल पुराना बदला पूरा हो चुका था। उसने साबित कर दिया कि असली ताकत सिर्फ शरीर या कौशल में नहीं होती, बल्कि अटूट इरादे में होती है। वो गो की बनिया से गायब हो गया और एक कहानी बन गया जिसे लोग धीरे धीरे सुनाते थे। लोग उसे भगवान का हाथ कहने लगे। और यही है ग्वीसू की कहानी, एक चेतावनी कि किसी को इतना मत धकेलो कि वो बदले की आग में सब कुछ खत्म कर दे।